पहले डिस्कशन कर लेते हैं अपन। होमवर्क पे देखते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन दे रखा आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A7। What are the DCs of a line that passes through the point P and Q? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है A7, P पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर 6 -7 -1 एंड Q पॉइंट आपको दे रखा है 2 -3 एंड 1। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे drs ऑफ PQ निकाल लेते हैं। तो drs ऑफ PQ comes out to be -4, 2 -6 -3 + 7 that is 4 and 2। तो ये तो हो गए इसके drs और drs हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये -4:4:2 लिखा हुआ है, इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं -2:2:1। तो therefore जो DCs होंगे, अब वो DCs क्या होते हैं अपने पास, therefore DCs of PQ will be equals to x2 - x1 जो अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पर x2 - x1 अपॉन PQ वेक्टर का मॉडुलस, y2 - y1 अपॉन PQ वेक्टर का मॉडुलस एंड z2 - z1 अपॉन PQ वेक्टर का मॉडुलस। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके पास DCs आ जाएंगे। अब ये जो DCs आएंगे आपके पास, ये कितना आ जाएगा, x2 - x1 निकाल लीजिए आपने यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है आपके पास। तो -2 अपॉन √4 + 4 + 3, तो दैट इज 4 + 4 8 8 + 1 9, तो कितना हो गया 3। तो -2/3 2/3 एंड 1/3। अब यहां पर अगर ये इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो ये DCs आपके पास जो dr जो बन जाएंगे, ये 2:2 -1 आएंगे। तो अपन यहाँ पर और अगर अपन DCs निकलना चाहें तो अपन प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, ताकि अपने पास दोनों टाइप के जो होंगे आपके पास वैल्यूज कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A8 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, क्या पूछा हुआ पहले तो देखते हैं। फाइंड द DCs एलिमेंट ऑफ लाइन विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस, दीज टू रिलेशंस दे रखे हैं आपको, L + M + N = 0, और दूसरा दे रखा है आपको 2MN + 2ML - NL = 0। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या करो, आपको एलिमेंट में अगर रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले एक वेरिएबल को तो यहां से आप एलिमिनेट कर दो। तो n की वैल्यू -L + M मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो n की वैल्यू अगर -L × M + L अगर इसमें अपन ने पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, -2M × N + L + M + 2ML, और ये बन जाएगा +L × L + M will be equals to 0। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी -2ML -2M² + 2ML + L² + LM = 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू तो कटी गई, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास अब, L² + LM - 2M² will be equals to 0। तो इसके अगर अपन फैक्टर करें तो यहां पर आपके पास इसको अगर -2 है ना, तो इसको +2 -1 में अगर अपन ब्रेक कर देते हैं, तो L + 2LM - LM - 2M² = 0। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, L कॉमन ले लिया, L² है, L कॉमन लिया तो बचा L + 2M, माइनस यहां पर M कॉमन लिया तो L + 2M। तो यहां से हो गया L - M और L + 2M = 0। तो दो केस बनेंगे अपने पास यहां पर। फर्स्ट केस क्या बन जाएगा, अगर मैं L = M बोल देता हूं, तो अपन ने एक रिलेशन यहां पर N की वैल्यू जो है वो माइनस टाइम्स अपन ने L + M निकाल ही रखी है। तो अगर L की वैल्यू अगर मैं यहां पर M रख देता हूं, तो इसका मतलब आपके पास यहां से M की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -2M। तो therefore L = M = N जो आपके पास बनेगा वो M = -2M, M तो M ही है, L = M = N कितना हो गया, -2M। तो ये रिजल्ट कितना बन गया आपके पास, 1:1:-2। तो इसका मतलब अगर मैं DCs की बात करूं तो DCs will be ±1/√4
वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 + 1 + 4 दैट इज √6, 1/√6 - 2/√6। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या बनेगा, आपके पास यहां पर L की वैल्यू कितनी होगी -2m। अगर L की वैल्यू है आपके पास -2m हो चुकी है, तो यहां से n कितना आ जाएगा आपके पास, L की वैल्यू अगर मैं -2m यहां पर रख देता हूं तो यहां पर बनेगा -m, माइनस ये क्या हो जाएगा, n = m हो गया। तो देयरफॉर अगेन वापस L/m/n जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, -2m/m/m। ये हो गया आपके पास -2:1:1। इसका मतलब इस केस में जो आपके पास डीसीज मिलेंगे, जो डीसीज एलिमेंट आपसे पूछा हुआ है, वो डीसीज का रहेंगे आपके पास प्लस माइनस वापस -2/√6, 1/√6 एंड 1/√6। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में आपके पास A1 A7 हो गए, और इसी में आपको 1 पार्ट 1 में आपको वापस दे रखा है B9 क्वेश्चन। अच्छा देखो, B9 जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास, इसी में जो B9 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है उसमें आपके पास वापस को लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस कनेक्टेड बाय 3L + M + 5N एंड 6ML MN -2NL + 5LM = 0। वापस यहां पर क्या करना है, ये दो जो अपन ने केस लिए सेम ये का ये क्वेश्चन है, इसमें भी फर्दर आपके पास क्या हो गया, L और M में आपके पास जो रिलेशंस हैं ये भी =0 है पहले तो, और दूसरी आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां से भी आप पहले क्या करो, एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो। जैसे M की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो -3L + 5N, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। जो आपके पास अब इक्वेशन बनेगी L और N में, उसके फैक्टर करना, वापस ऐसे आपके पास दो डीसीज आ जाएंगे। अब इस बार क्या पूछा हुआ है वहां पर, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है, तो cos थीटा लगा देना है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, ये वहां से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। डिस्कशन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B8 क्वेश्चन लेते हैं। द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप आर ABC, show that the angle between 4 diagonals is given by this one। तो अगर कोई भी अगर अपन पैरेललोपाइप, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप अगर यहां पर अपन ले लेते हैं, तो ये अपने पास यहां पर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हो गया। इसकी एजेस आपको ABC दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं रेफरेंस O ओरिजिन ले लेता हूं। ये एज लेंथ A अगर मान लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A 0 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसको B बोल देता हूं तो 0 B 0, और ये z एक्सिस है C 0 0 C। फिर यहां पर ये कोऑर्डिनेट C D, ये कोऑर्डिनेट आएगा A B 0 E, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास YZ प्लेन में ना, तो जाएगा 0 B C। F, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास XZ प्लेन में, तो A 0 C, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 0 मतलब A B C। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप के अगर एज लेंथ ABC है, ये एज लेंथ A, इसे B और इसे C ले लिया, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसके डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल क्या है, तो कोई से भी दो डायगोनल्स लेते हैं अपन। जैसे यहां पर अगर मैं डायगोनल लेता हूं डियास ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल OG ले लेता हूं, तो डियास ऑफ डायगोनल OG क्या होंगे आपके पास A B C। इसी तरीके से मैं डियास ऑफ कोई और दूसरा डायगोनल ले लेता हूं, डियास ऑफ डायगोनल OG ले लिया तो AE ले लेता हूं, ये AE के डियास हो जाएंगे। तो AE के डियास आपके पास क्या होंगे, AE के डियास अपने पास हो जाएंगे -A B और C। तो इसी तरीके से बाकी डायगोनल्स भी अपने पास आ ही जाएंगे, तो उनके बीच में आपको चार बॉडी डायगोनल्स हैं, तो उनके बीच में एंगल्स निकालने हैं अपने को ना। तो अगर इन दोनों डायगोनल के बीच में अगर मैं एंगल निकालता हूं, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन डायगोनल्स
OG एंड AE। ये अगर मैं निकालता हूं तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, इनके डियास का डॉट प्रोडक्ट, तो कितना होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो एक वैल्यू आ गई थीटा जो आ गया वो कितना आ गया, कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अभी तो आपने ओजी और ए के बीच में निकाला, फिर अब यहां से और डायगोनल अपन कौन से हो सकते हैं अपने पास, बीएफ डायगोनल हो सकता है और एक सीडी डायगोनल हो सकता है। तो आप इनके बीच में एंगल्स निकालते जाओ तो इसी तरीके से आपके पास एंगल्स आते रहेंगे। यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस, इसका मतलब सब जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लग सकता है। तो जो आपको प्रूव करना है वो इजिली प्रूव हो जाएगा। B8 के बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका B11। B11 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, P and Q आर द पॉइंट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो P पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 2 1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4 3 2 4 3 एंड 5। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन द लाइन। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ PQ मतलब लाइन सेगमेंट, तो अपन यहां पर क्या बोल देते हैं, डियास ऑफ लाइन सेगमेंट, डियास ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। वो अपने पास डियास के हो जाएंगे 5 4 माइनस तो 3 माइनस 2 1 5 माइनस 1 4, ये इसके डियास हो गए आपके पास। अब आपको क्या कह रखा है यहाँ पर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 120 डिग्री। फिर उसके बाद एक लाइन के बारे में कुछ बात कर रखी है आपसे कि लाइन के बारे में आपके पास दे रखा है अल्फा एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री, बीटा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है अपने को 135 डिग्री। अच्छा ये y और z के साथ है, तो ये तो है बीटा, ये है गामा, अल्फा मुझे पता नहीं है, लेकिन अल्फा जो एंगल दे रखा है वो आपको एक्यूट एंगल दे रखा है ना। तो यहां से ये जो अल्फा आपके पास है ये एक्यूट एंगल होगा। ये अल्फा पहले निकाल लेते हैं अपन। तो अपने को रिलेशन पता होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वाला इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये तो निकालना है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस बीटा जो होगा वो 120 डिग्री होगा -1/2, लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 विल बी इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ये वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 2 3/4 दैट इज 1/4। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आती है तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा वो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो मिल जाएगा यहां से मतलब कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ, लेकिन एक्यूट एंगल दे रखा है तो मैं सिर्फ यहां पर पॉजिटिव साइन ही लूंगा। इसका मतलब मुझे L मिल गया 1/2, M जो है वो आपके पास -1/2 और n जो है वो -1/√2। तो therefore projection of line segment PQ on line वो कितना होता है मॉडुलस ऑफ L टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस M टाइम्स y2 माइनस y1 n टाइम्स z2 माइनस z1। तो ये आपके पास वैल्यू है, L आपके पास है 1/2, x2 माइनस x1 अपन ने निकाल लिया, वहां पे डियास आ गया 5 प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1/2 और वो है 1 और ये हो गया -1/√2 और वो वैल्यू होगी 4। सिंप्लीफाई कर लो, ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अपन इसमें सेक्शन डी में आपको होमवर्क देखता है, तो सेक्शन डी में क्या होमवर्क है, सेक्शन डी में D1 तो सेक्शन डी में अगर अपन D1 की बात करें
तो D1 क्वेश्चन में दे रखा है गिवन यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये n कैप मतलब m कैप n कैप और p कैप सब आपके पास यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। साथ में सच दैट एंगल बिटवीन mn एंड एंगल बिटवीन p एंड m क्रॉस n विल बी अल्फा। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ n p m। अब अपने को बताया कि बॉक्स प्रोडक्ट ABC विल बी इक्वल्स टू BCA विल बी इक्वल्स टू CAB। तो एंगल अगर बॉक्स प्रोडक्ट NPM की बात करता हूं तो इट विल बी इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ PMN, ये लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी P डॉट M क्रॉस N। तो पहले तो अपन यहां पर क्या करें, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अगर अपन यहां पर लगाएं तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, मॉड P मॉड M क्रॉस N एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड M क्रॉस N, वो आपको दे रखा है अल्फा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 1 होगी। अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो यहां क्या बनेगा, मॉड N कैप इंटू एंगल बिटवीन M और N, वो भी अल्फा है, तो कितना हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दोनों वापस हो गए 1, तो आंसर आ गया आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। D1 के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं D4। D4 क्वेश्चन में आपको ये आपको AM एक वेक्टर दे रखा है, AM I कैप BM J कैप एंड CM K कैप वेयर M इक्वल्स टू 1 2 3 पेयर वाइज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास ये। तो अगर मैं यहां पर एक वेक्टर जो हो गया उसे P वेक्टर को मैं ले लेता हूं A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ऐसे Q हो जाएगा आपके पास A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, और R वेक्टर हो जाएगा आपके पास A3 I कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप। ये आपके पास एक तो दे रखा है कि पेयर वाइज यूनिट वेक्टर्स हैं सारे आपके पास, और साथ में क्या है परपेंडिकुलर नहीं है। तो P डॉट Q, Q डॉट R एंड R डॉट P, ये सब आपके पास क्या है 0 है, और साथ में मॉडुलस ऑफ P मॉडुलस ऑफ Q एंड मॉडुलस ऑफ R, ये आपके पास 1 भी है। तो जो आपको फाइंड करना है, तो जो फाइंड आपको करना है वो एक्चुअली क्या फाइंड करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो ये एक्चुअली जो वैल्यू है वो है वैल्यू क्या आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P Q R। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ P Q R का होल स्क्वायर, जो क्या होता है आपके पास डिटर्मिनेंट P डॉट P, P डॉट Q, P डॉट R, Q डॉट P, Q डॉट Q, Q डॉट R, R डॉट P, R डॉट Q एंड R डॉट R। अब ये सब P डॉट Q, Q डॉट R, R डॉट P 0 है, और ये सब मॉड P मॉड Q मॉड 1 है, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो बॉक्स प्रोडक्ट P Q R की आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, बॉक्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। जैसे वैल्यू यहां पुट करोगे तो प्लस माइनस 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन D5 जो क्वेश्चन है, D5 क्वेश्चन के अंदर इसमें इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो रिजल्ट क्वेश्चन दे रखा है वो लिखा हुआ है A डॉट B प्लस C क्रॉस A प्लस B प्लस C। ये लिखा हुआ है A डॉट A B क्रॉस A, फिर B क्रॉस B 0 प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B और C क्रॉस C फिर 0। अब ये डॉट प्रोडक्ट अंदर लगाओगे तो A डॉट B क्रॉस A 0,
A dot B cross C will be equals to box ABC. A dot C cross B, C cross A, 0. A dot C cross B, ACB. तो ये बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी विल बी इक्वल्स टू होता है बी सी ए विल बी इक्वल्स टू होता है सी ए बी, तो वो हो गया माइनस टाइम्स बॉक्स ए बी सी, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पर मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन 10 आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर दिस दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर ये कभी भी गिवन हो तो देन अपने पास क्या कंडीशन होती है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, बी वेक्टर जो हो गया 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, फिर 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी लैम्डा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आपके पास 6 डिग्री में इक्वेशन है, तो इसको आप हिट एंड ट्रायल से आप फैक्टर कर लो इसको, या लैम्डा स्क्वायर को आप टी रख देना तो क्यूबिक बनेगी, जिसके आपके पास फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर जो आपके पास बनेंगे वो बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। आप पहले लैम्डा स्क्वायर को टी पुट कर देना, तो ये टी क्यूब माइनस 3t माइनस आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू 2 उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये रिजल्ट आ गया टी माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, और जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी लैम्डा टू द पावर 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्दर ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, और ये बन गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो सीधी सी वैल्यू आ गई लैम्डा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस of a given rectangular parallel pipe is m times the volume of given parallel pipe। तो पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है, इसमें रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की अपने से बात करी गई है, तो ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हो गया। और पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, अगर उसकी को टर्मिनस एजेस अगर अपने को पता है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट और मॉडुलस इसका वॉल्यूम होता है। तो मैं अगर को टर्मिनस एजेस अगर इसकी ये मान लेता हूं कि ये वेक्टर हो गया आपके पास एक ए वेक्टर, दूसरा हो गया आपके पास ये बी वेक्टर, तीसरा हो गया आपके पास ये सी वेक्टर। तो अगर ये मेरा पैरेलल पाइप है तो इसका वॉल्यूम, मैं इसका वॉल्यूम को अगर मैं V1 बोल देता हूं तो दैट विल बी मॉडुलस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होगा। लेकिन आपको पैरेलल पाइप जो कंस्ट्रक्ट करना है वो किस पे कंस्ट्रक्ट करना है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस, इसके फेस के डायगोनल्स पे। इसका एक डायगोनल तो ये बन जाएगा, तो ये क्या होगा आपके पास सी वेक्टर बी वेक्टर, तो डायगोनल हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमेशा कभी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना है तो को टर्मिनस एजेस ढूंढेंगे अपन, है ना। तो एक ये हो गया, तो दूसरी को टर्मिनस एज यहां पे हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और तीसरी को टर्मिनस एज ये हो जाएगी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जो अब नया जो पैरेलल पाइप आपके पास बनने वाला है, वो नया जो पैरेलल पाइप आपके पास बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन उसकी अब जो को टर्मिनस एजेस हैं, वो उसकी को टर्मिनस एजेस आपके पास 3 जो आएंगी वो क्या क्या आएंगी, इसको मान लेता हूं ये ए प्लस बी, फिर दूसरी आ जाएगी आपके पास बी प्लस सी, और तीसरी आ जाएगी आपके पास सी प्लस ए। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूं तो इसका वॉल्यूम V2 बोल देता हूं, तो ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये कितना होता है ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1। तो जो आपसे m की वैल्यू पूछी है वो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में
ABC with a non-coplanar unit vectors equally inclined to each other at an angle theta, acute angle theta. तो ये यूनिट वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर, मॉड सी वेक्टर 1 होगा। इनके बीच में ए बी सी और सी ए के बीच में एंगल थीटा है। इसका मतलब ए डॉट बी जब निकालेंगे तो मॉड ए मॉड बी तो 1 इंटू कॉस थीटा, मॉड बी मॉड सी भी वही आएगा और मॉड सी मॉड ए भी वही आएगा, तो इनकी वैल्यू होगी कॉस थीटा। अब आपसे पूछा हुआ है कि डिटर्मिनेंट मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा, तो आप यहां से पहले कैलकुलेट करो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का स्क्वायर। वो क्या होता है, ए डॉट बी ए डॉट सी, तो ए डॉट ए 1, ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट सी कॉस थीटा, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, ये वैल्यू 1 होगी। इसमें आप प्रॉपर्टी लगा लो, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा तो यहां से कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहां लग जाएगा 1 1 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 1। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए अपन क्या करें, अभी भी एक्सपेंड मत करो, पहले भी आप यहां पर फिर वापस प्रॉपर्टीज लगा लो, दो जगह जीरो बनाओ। तो दो जगह जब आप यहां पर जीरो बनाओगे तो C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 0 कॉस थीटा माइनस 1, फिर 0 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 1 कॉस थीटा 1। इसको एक्सपेंड कर दो तो ये वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर चल रहा है ना, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू एक्सपेंड जब आप करोगे तो यहां एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये तो है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इसका अंडर रूट ले लो, वो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बढ़ते हैं। इसमें आपको A6 क्वेश्चन दे रखा है, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो A6 क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है और एल के बाद और आपके पास गामा के बारे में पूछा हुआ है कि गामा एंगल कितना होगा। देखो एक चीज यहां से बीटा तो हो गया आपके पास 90 माइनस अल्फा, एंड सिंस अपने को रिजल्ट पता होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये बन गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू तो हो गया आपके पास 1, तो ये तो इससे कट गया। इसका मतलब कॉस गामा जो हो गया वो 0, तो इसका मतलब गामा एंगल कितना हो गया यहां से 90 डिग्री हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद A7 क्वेश्चन है। अच्छा A7 से पहले देखो इसमें A8 पहले आपको बताता हूं। देखो A8 में अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की बात कर रहे हैं, तो अपने को सिंस यहाँ पे ये तो पता होता ही है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है, तो देयरफॉर इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो सिंप्लीफाई करने पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो आएगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो जैसे आपके रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 ध्यान रखते हो, वैसे ही साइन स्क्वायर में इन तीनों का सम 2 होगा, ये भी आप याद रखो। A7 क्वेश्चन पे देखते हैं। A7 क्वेश्चन दे रखा है,
state a line in the xy plane makes an angle 30 degree with the x axis. इसका मतलब इसमें अल्फा हो गया आपके पास 90 डिग्री, अल्फा हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। द डीसीज और किसमें लाइन जो है, लाइन जो है वो किसके ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना। जब एक्स वाई प्लेन पर लाइन होगी तो इसका मतलब आपके पास जो गामा बनने वाला है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर भी सिंस वापस वही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा तो हो गया आपके पास 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर बीटा कम्स आउट टू बी 1/4। तो कॉस बीटा जो होगा वो प्लस माइनस हाफ आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, m जो आ गया वो आपके पास प्लस माइनस हाफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज जो आपको डीसी जो पूछे हुए हैं, क्या पूछा हुआ आपसे, यहां पर पूछा हुआ डी आर है ना। तो इसका मतलब डीसीज जो बन चुके हैं आपके पास, वो डीसीज क्या बन गया आपके पास, यहां पर डीसीज जो हो गए वो आपके पास एल हो गया आपके पास 3 कितना 30, तो 1/2 √3/2। m हो गया आपके पास प्लस माइनस हाफ और n हो गया आपके पास 0। तो देयरफॉर L/m/n की अगर मैं बात करूं तो यहां पर √3 प्लस माइनस 1 √3 कॉमा प्लस माइनस 1 √3 प्लस माइनस 1 0। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A9 में A9 की बात करें, द डीसीज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 एंड A। तो सबसे पहले तो 0 0 0 और A को ज्वाइन करने लाइन के अगर मैं डीआर्स निकालता हूं तो वो डीआर्स आपके पास क्या बनेंगे, A दैट इज 1:1:1। तो दिस इंप्लाइज डीसीज जो हो जाएंगे वो आपके पास डीसीज क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। देख लो जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, A10 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, एबीसी इज द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको दे रखा है एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1 2 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं लैम्डा 5 म्यू। फिर लिखा हुआ इफ द मीडियन थ्रो ए, तो ए से मीडियन ड्रॉ करना है। ये एम पहले मिड पॉइंट बोल देता हूं, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, लैम्डा -1/2 5 + 2 7/2 एंड म्यू +2/2। तो ये तो आपके पास क्या हो गई, ये मीडियन हो गई, ए एम मीडियन हो गई आपके पास। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मीडियन ए एम जो है, फर्दर इसमें आपके पास लिखा हुआ है इफ द मीडियन थ्रो ए इज इक्वली इंक्लाइंड विद द पॉजिटिव एक्सिस। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो एलिमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब जो डीआर्स आएंगे वो भी आपके पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर अपन यहां पे डीआर्स ऑफ मीडियन ए एम फाइंड कर लेते हैं। तो डीआर्स ऑफ मीडियन ए एम कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा -1/2 -2 7/2 -3 म्यू +2/2 -5। ये इसके आपके पास क्या आ गया, डीआर्स आ गए। जो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -5/2, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 और यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू -10 + 2 तो -8/2। लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो ये रिजल्ट, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो लैम्डा -5/2 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू म्यू -8/2। तो यहां से लैम्डा जो आ गया 5 आ गया और म्यू आ गया आपके पास 8। तो अपने को क्या वैल्यू पूछी थी यहां पर, 8 क्या, ये तो 9 आ जाएगा।
ये 2 कटेगा तो ये 6 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लैम्डा प्लस म्यू जो है वो कितना हो गया अपने पास 15, ये इसका आंसर बन गया। एक क्वेश्चन और इसमें आपको दिया था, वो कौन सा क्वेश्चन है, B6। ये B6 क्वेश्चन वही है जो भी अपन ने सेक्शन ए में भी करा था कि आपको LMN की फॉर्म में अगर दो रिलेशन दे रखे हैं तो उनमें अपन किस तरीके से उनके एंगल बिटवीन द लाइंस निकालेंगे। तो L प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर वापस आप n को जो है वो माइनस टाइम्स L प्लस एम इसमें रख दो। तो देखो रखोगे तो क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM। यहां पर बस ये ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर LM इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दो केस जो बनेंगे ना वो दो केसेस क्या बन जाएंगे आपके पास। तो फर्स्ट जो आपके पास यहां पर केस बन जाएगा L इक्वल टू 0, दूसरा केस बन जाएगा M इक्वल टू 0। तो जब आप L को 0 पुट करोगे तो N की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -M, और M को 0 पुट करोगे तो N आ जाएगा आपके पास -L। तो L/M/N निकालोगे तो आपको यहाँ पर दोनों जो लाइन्स आएंगी तो L/M/N, तो 0/M की वैल्यू दो, M रहने दो, और ये हो गया आपके पास 1/-1, और यहां पर आप L/M/N अगर आप निकालते हो तो L की वैल्यू तो हो गया आपके पास माइनस, L को L रहने दो, M हो गया आपके पास 0, तो 1/0/, N की वैल्यू माइनस ये वैल्यू होगी। अभी आपको अगर दोनों अगर लाइन के डियास पता पड़ गए, ये पहली लाइन के डियास है, डियास ऑफ फर्स्ट लाइन, और ये आपके पास हो गए डियास ऑफ सेकंड लाइन। दोनों लाइंस के अगर आपको डियास पता पड़ गए तो cos थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस अगर अपन निकालेंगे तो cos थीटा क्या होगा आपके पास A.D। तो 0+1 कितना हो गया आपके पास 0, और ये हो गया आपके पास 1। इसका मतलब यहां से जो आपके पास एंगल आएगा वो आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस अगर अपन निकाल रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी वो 1/√, कितना आ गया √2 इंटू √2, दैट इज 1/2। तो थीटा कम्स आउट टू बी π/3। ये इसका आंसर आ गया। 1 पार्ट 2 पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन B7 जो है वो अपने से पूछा हुआ है। तो B7 क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दिस दिस एंड दिस। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करी जा रही है। दिस इंप्लाइज LR आपको दे रखा है 6, MR आपको दे रखा है -3 और NR आपको दे रखा है 2। अब सिंस इनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर एंड ऐड, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 प्लस 9 प्लस 4, तो 49 हो गया। ये वैल्यू हो गई 1, तो R कम्स आउट टू बी 7, जो कि इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, DCs। तो देयरफॉर DCs जो हो जाएंगे आपके पास, वो DCs क्या हो जाएंगे, LR इक्वल टू 6 है, R की वैल्यू 7 आ गई, तो L की वैल्यू आ गई आपके पास 6/7, M आ गया आपके पास -3/7 और N आ गया आपके पास 2/7। ये आंसर आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो सेक्शन डी में है। सेक्शन डी में D1, सेक्शन डी का जो D1 क्वेश्चन है उसमें आपके पास A वेक्टर दे रखा है। A वेक्टर लिखा हुआ आपके पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। B वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड C वेक्टर आपको गिवन है i कैप प्लस 2j कैप। एक चीज और इसमें गिवन है आपके पास एंगल बिटवीन A एंड B, इसका मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब A.B 0 हो गया। तो A.B जब आप 0 करोगे तो x माइनस y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास A.B की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर ये x प्लस y प्लस 2 है ना, तो 2k कैप लिखा हुआ है ये। तो ये वाली वैल्यू हो गया आपके पास, एक तो रिजल्ट ये आ गया। दूसरा
दूसरा आपके पास क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो दूसरा रिजल्ट आपको दे रखा है कि एंगल बिटवीन ए एंड सी, सॉरी ए डॉट सी दे रखा है। तो ए डॉट सी आपको दे रखा है 4। तो ए डॉट सी जब अपन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी रहेगी ए डॉट सी में, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 4। इनको आप सॉल्व जब करोगे तो x और y की यहां से वैल्यूज मिल जाएंगी। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 3x माइनस 3y, और ये उधर होगा तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी वो -6। इसका मतलब आपके पास x y की जो वैल्यू आ गई वो y की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे x आ जाएगा आपके पास 0। तो जब ये वैल्यू आ गई तो दिस इंप्लाइज आपको यहां पर a वेक्टर मिल गया x0 y2। तो 2 तो बाहर आ गया, ये आपके पास आ गया j कैप प्लस k कैप। तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का अगर अपन स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 2 आपके पास वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट अभी अपन देखते हैं आगे किस तरीके से ऑप्शन में रखा है। आपको ए स्क्वायर की फॉर्म में आंसर दे रखा है, ए स्क्वायर या ए वो निकाल लिया अपन ने। अब आपसे पूछा हुआ है कि बॉक्स एबीसी बताओ। तो बॉक्स एबीसी अगर अपन निकालते हैं तो बॉक्स एबीसी में ए वेक्टर, तो ए वेक्टर अपने पास ही आ ही चुका है 0 2 2। बी वेक्टर हो गया अपने पास 1 -1 1, और सी वेक्टर अपने पास 1 2 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये डिटरमिनेंट जो आएगा आपके पास, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 आ जाती है। तो वो कितना हो गया आपके पास ए वेक्टर का स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन D2। इसकी D2 में जो आपको दे रखा है वो क्या है, D2 में आपसे पूछा हुआ है ये इसका बॉक्स प्रोडक्ट आपसे पूछा हुआ है कि बॉक्स प्रोडक्ट आपके पास ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 -1 1 -1 0 1 -1 -1 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो 1 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा 1 -0, -2 के साथ क्या आएगा -1, -1 के साथ आपके पास आ जाएगा 1 -1 + 1 बॉक्स ए बी सी। ये तो 0 हो गया, ये 2 + 1, तो ये वैल्यू होगी 3 टाइम्स बॉक्स एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन D3। D3 क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें तो D3 क्वेश्चन में आपको C वेक्टर जो है वो दे रखा है परपेंडिकुलर टू, C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो C वेक्टर अगर A और B दोनों के साथ परपेंडिकुलर है तो C डॉट A 0 होगा एंड C डॉट B क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। फर्दर आपसे पूछा हुआ है, और ABC जो है वो यूनिट वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ना, वेयर ABC आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये भी गिवन है कि मॉड A मॉड B मॉड C जो होगा वो 1 होगा। फिर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 होल पावर लिखा हुआ आपके पास x² + x + 5 क्वाड्रेटिक विल बी इक्वल टू 1 दे रखा है। ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये आपके पास A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, तो उनका डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर की पावर x² + x + 5 इक्वल्स टू 1। अभी एनीथिंग रेज टू अगर आपके पास अगर इक्वल्स टू 1 है तो दो चीज पॉसिबल हो सकती है, या तो पावर 0 हो जाए, लेकिन ये पावर 0 होगा नहीं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है क्वाड्रेटिक का। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास यहां पर बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। अगर +1 होगी तो ऑब्वियसली 1 होगा ही होगा, या फिर कभी ये भी हो सकता है कि ये -1 हो और ऊपर पावर इवन हो जाए, तो -1 टू द पावर इवन भी आपके पास इवन ही आएगा। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट
बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए1, ए डॉट बी, ए डॉट सी 0 हो गया। फिर बी डॉट ए, उसको भी वापस ए डॉट बी लिख लेता हूं। फिर बी डॉट बी 1, बी डॉट सी 0, फिर सी डॉट ए 0, सी डॉट बी इज अगेन 0 एंड सी डॉट सी इज 1 विल बी इक्वल टू 1। इसको जब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर आपके पास यहां से क्या वैल्यू आएगी, इसको इसके अलावा आप एक्सपेंड कर लो तो 1 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 विल बी इक्वल टू 1 रखा है। तो दिस इंप्लाइज ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये D3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो D5 क्वेश्चन है, D5 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं और फिर लिखा हुआ है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज लेफ्ट हैंडेड। अगर ये लेफ्ट हैंडेड लिखा हुआ है तो सीधा सा होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए विल बी लेस देन 0। इसका डिटर्मिनेंट आप लिख लो, बी सी ए डिटर्मिनेंट तो 2x 1, c हो जाएगा 1 0 1 और a हो जाएगा आपके पास x 12 माइनस 1 विल बी लेस देन 0। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करना, आपके पास अपने आप यहां पर x की रेंज आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में पूछी हुई है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पर मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन 10 आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर दिस दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर ये कभी भी गिवन हो तो देन अपने पास क्या कंडीशन होती है, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, बी वेक्टर जो हो गया 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, फिर 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी लैम्डा टू द पावर 6 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आपके पास 6 डिग्री में इक्वेशन है तो इसको आप हिट एंड ट्रायल से आप फैक्टर कर लो इसको, या लैम्डा स्क्वायर को आप t रख देना तो क्यूबिक बनेगी जिसके आपके पास फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर जो आपके पास बनेंगे वो बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। आप पहले लैम्डा स्क्वायर को t पुट कर देना, तो ये टी क्यूब माइनस 3t माइनस आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये रिजल्ट आ गया t माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, और जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी लैम्डा टू द पावर 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्दर ये जो वैल्यू आपके पास आ गई तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, और ये बन गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो सीधी सी वैल्यू आ गई लैम्डा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस ऑफ अ गिवन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज m टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन पैरेलल पाइप। तो पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है, इसमें रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की अपने से बात करी गई है, तो ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हो गया। और पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, अगर उसकी को टर्मिनस एजेस अगर अपने को पता है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट और मॉडुलस इसका वॉल्यूम होता है। तो मैं अगर को टर्मिनस एजेस अगर इसकी ये मान लेता हूं कि ये वेक्टर हो गया आपके पास एक ए वेक्टर, दूसरा हो गया आपके पास ये बी वेक्टर, तीसरा हो गया आपके पास ये सी वेक्टर। तो अगर ये मेरा पैरेलल पाइप है तो इसका वॉल्यूम, मैं इसका वॉल्यूम को अगर मैं V1 बोल देता हूं तो दैट विल बी मॉडुलस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होगा। लेकिन आपको पैरेलल पाइप जो कंस्ट्रक्ट करना है वो किस पे कंस्ट्रक्ट करना है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस, इसके फेस के डायगोनल्स पे, जिसका एक डायगोनल तो ये बन जाएगा,
तो ये क्या होगा आपके पास सी वेक्टर बी वेक्टर, तो डायगोनल हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमेशा कभी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना है तो को टर्मिनस एजेस ढूंढेंगे अपन, है ना। तो एक ये हो गया, तो दूसरी को टर्मिनस एज यहां पे हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और तीसरी को टर्मिनस एज ये हो जाएगी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जो अब नया जो पैरेलल पाइप आपके पास बनने वाला है, वो नया जो पैरेलल पाइप आपके पास बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन उसकी अब जो को टर्मिनस एजेस हैं, वो उसकी को टर्मिनस एजेस आपके पास तीन जो आएंगी वो क्या क्या आएंगी, इसको मान लेता हूं ये ए प्लस बी, फिर दूसरी आ जाएगी आपके पास बी प्लस सी, और तीसरी आ जाएगी आपके पास सी प्लस ए। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूं तो इसका वॉल्यूम V2 बोल देता हूं, तो ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये कितना होता है ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1। तो जो आपसे m की वैल्यू पूछी है वो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ABC with a non-coplanar unit vectors equally inclined to each other at an angle theta, acute angle theta। तो ये यूनिट वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर, मॉड सी वेक्टर 1 होगा। इनके बीच में ए बी सी और सी ए के बीच में एंगल थीटा है। इसका मतलब ए डॉट बी जब निकालेंगे तो मॉड ए मॉड बी तो 1 इंटू कॉस थीटा, मॉड बी मॉड सी भी वही आएगा और मॉड सी मॉड ए भी वही आएगा, तो इनकी वैल्यू भी कॉस थीटा। अब आपसे पूछा हुआ है कि डिटर्मिनेंट मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या होगा। तो आप यहां से पहले कैलकुलेट करो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का स्क्वायर। वो क्या होता है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, तो ए डॉट ए1, ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट सी कॉस थीटा, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ये वैल्यू 1 होगी। इसमें आप प्रॉपर्टी लगा लो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा तो यहां से कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहां बच जाएगा 1 1 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए अपन क्या करें, अभी भी एक्सपेंड मत करो, पहले भी आ गया पर फिर वापस प्रॉपर्टीज लगा लो, दो जगह 0 बनाओ। तो दो जगह जब आप यहां पर 0 बनाओगे तो C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 0 कॉस थीटा माइनस 1, फिर 0 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 1 कॉस थीटा 1। इसको एक्सपेंड कर दो तो ये वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर चल रहा है ना, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू एक्सपेंड जब आप करोगे तो यहां एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो है बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इसका अंडर रूट ले लो, वो आंसर आ जाएगा आपके पास, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये इसका आंसर है। नाउ आफ्टर डिस्कशन वी विल मूव ऑन टू थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करते हैं, जो अपने पास है टेट्राहेड्रन एंड इट्स प्रॉपर्टी। टेट्राहेड्रन वैसे अपन थोड़ा सा जब अपन ने 3D स्टार्ट करा था वहां पर अपन ने पढ़ा भी था। अब ये टेट्राहेड्रन एक्चुअली आपके पास क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है, तो उनको अपन पॉइंट्स डाल के पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर ये टेट्राहेड्रन अपन बनाने जा रहे हैं तो टेट्राहेड्रन आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर है, फिर बोल रहा हूं जैसे ये O A B और ये C, तो ये एक्चुअली आपके पास जो बेस है ना ये C वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स इस प्लेन के बाहर है। OBA जो है वो आपके पास एक प्लेन में फेस है, ट्रायंगुलर फेस, और ये C वर्टेक्स यहां पर है। तो आपके पास टेट्राहेड्रन के अंदर अपने पास
4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ओ ए सी, ओ बी ए सी बी और ओ बी सी। ये आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे 4 आपके पास यहाँ पर इसके ट्रायंगुलर फेसेस रहेंगे आपके पास। अब अपने को इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की अगर अपन बात करें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन will be equals to 1/3 area of base into height। बेस में अगर अपन ट्राइंगल ओ ए बी मान लेते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ बेस जो रहेगा वो तो आपके पास रहेगा 1/2 इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। तो ओ ए वैक्टर क्रॉस ओ बी वैक्टर, ये तो इसका आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ बेस आ गया। अब अपने को हाइट अगर कैलकुलेट करनी है तो अगर हाइट को अगर मैं h बोल रहा हूं तो जब आपने ओ ए क्रॉस ओ बी करा तो एक वेक्टर आपके पास यहां पर आ गया परपेंडिकुलर, ये n वेक्टर हो गया, और ये n वेक्टर एक्चुअली क्या है ओ ए क्रॉस ओ बी, ये इस साइड आ गया आपके पास। अब जो इसकी हाइट होगी ये एक्चुअली इधर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये C का अगर अपन इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे ना तो दिस विल गिव्स अस हाइट। तो ये C भी यहां पर प्लेन के बाहर है और आप ओ ए क्रॉस ओ बी करोगे तो ये भी प्लेन के बाहर होगा, तो C का इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। तो हाइट क्या आपके पास, ये OC वेक्टर हो गया, तो OC वेक्टर का प्रोजेक्शन है n वेक्टर के ऊपर, तो हाइट विल बी इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ OC वेक्टर ऑन n वेक्टर, दैट मींस OC डॉट n वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। ये हो गई हाइट। n वेक्टर की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो अपने पास जो हाइट आएगी वो आपके पास क्या रहेगी, OC क्रॉस OA, OC डॉट n वेक्टर रख देते हैं OA क्रॉस OB वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर, दैट इज मॉडुलस ऑफ OA क्रॉस OB वेक्टर। ये रिजल्ट हो गया अपने पास। यहां से ये तो कैंसिल हो ही गया, ये हो गया 1/6। और अपन यहां पर बात करें तो ये OC डॉट OA क्रॉस OB आपके पास क्या लिखा हुआ है, SPP तो लिखा हुआ है, तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं, OA वेक्टर OB वेक्टर OC वेक्टर, और यहां पर मॉडुलस लगा देता हूं क्योंकि अपन जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम मस्ट बी पॉजिटिव। तो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का आपके पास ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आपको कभी भी निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई भी एक वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन पर ही हो। अगर अपन इन जनरल अगर बात करते हैं तो इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई भी आपको अगर टेट्राहेड्रन आपको इस फॉर्म में दे रखा है जिसमें कोई भी वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो आपको यहां पे करना क्या पड़ेगा, जैसे ये ए बी सी डी अगर चारों वर्टिसेस आपको गिवन है और अगर अब आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए क्या करो, किसी भी एक वेक्टर से किसी भी एक वर्टेक्स से 3 वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर लो, मतलब 3 कोटर्मिनस एजेस की बात कर रहे हैं अपन। तो वॉल्यूम जो रहेगा वो आपके पास इन जनरल टेट्राहेड्रन का वो क्या होगा, 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ जो 3 वेक्टर आपने किसी भी एक वर्टेक्स से ऑरिजिनेट करने हैं, ए बी वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर। ये इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है। जरूरी नहीं आप A वर्टेक्स से ऑरिजिनेट करो, आप D वर्टेक्स से 3 वेक्टर ऑरिजिनेट कर लो, B से या C से, उनका बॉक्स प्रोडक्ट मॉडुलस डिवाइड बाय 6 विल गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन का सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड उसका एक रिजल्ट समझते हैं। Centroid of tetrahedron is the point of concurrency of line joining the vertex to the centroid of opposite face। मतलब क्या हुआ आपके पास, समझते हैं कि अगर ये अपने को अगर टेट्राहेड्रन दे रखा है और ये A B C D ये वर्टेक्स है टेट्राहेड्रन के, तो आपके पास सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या कहलाता है वो अपन समझने जा रहे हैं ना। तो वर्टेक्स ए लो और उसके सामने जो फेस है, जो ट्रायंगुलर फेस है वो है बी सी डी, तो उसका आप क्या लो, सेंट्रोइड, उसका सेंट्रोइड G1 बोल देता हूं। वर्टेक्स ए को G से ज्वाइन कर दो, G1 से ज्वाइन कर दो, तो ये एक आपके पास क्या हो गया, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस। फिर एक और वर्टेक्स लेता हूं बी के सामने कौन सा फेस है, A C D,
तो ACD का अपन यहां पर क्या करते हैं, सेंट्रोइड G2 बोल देता हूं। इन दोनों को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो फिर वापस आपकी एक लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड फेस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस को ज्वाइन करा, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऐसे ही डी वर्टेक्स ले लो फिर सी वर्टेक्स ले लो, तो चारों की चारों जो लाइंस आपके पास हैं, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, एंड सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन divides the line joining any line joining vertex to the opposite face in the ratio 3:1। तो ये आपके पास AG:GG1 3:1 आपके पास आ जाएगा। और अब मुझे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पता हो, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर, अगर ये पोजीशन वेक्टर पता हो, ये रिजल्ट आप ध्यान रखना कि AG जो होगा उसको सेंट्रोइड G जो है वो 3:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो G1 के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे, B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 3। तो देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन जो आपके पास आएगा, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन इज, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 3 into this plus 1 into A vector divided by 3 plus 1 4, so it comes out to be A vector plus B vector plus C vector plus D vector by 4। तो ये सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन होता है अपने पास, ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर ये टेट्राहेड्रन रेगुलर हुआ, मतलब टेट्राहेड्रन की आपके पास सारी साइड्स अगर बराबर हैं, तो आपके पास जो फेसेस होंगे दैट फेसेस विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो अब अगर बात करें अपन इन केस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, its centroid is equidistant from the vertices and four faces, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां लिख लेते हैं, ये सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन is also called its center। टेट्राहेड्रन का जो सेंटर अगर कभी पूछा जाए तो दैट विल बी, क्या होगा आपके पास, क्या होगा, सेंट्रोइड होगा टेट्राहेड्रन का, वही क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा अपने पास। तो अपने पास ये रिजल्ट हो गया, अपन ने यहाँ पे 3 रिजल्ट पढ़े, एक तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, दूसरा टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, और अगर ये रेगुलर अगर आपके पास टेट्राहेड्रन हो तो सारी साइड्स बराबर होंगी, तो सेंट्रोइड जो रहेगा टेट्राहेड्रन का वो चारों फेस और चारों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और चारों फेसेस जो रहेंगे वो आपके पास ट्राइंगुलर, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फेसेस आपके पास वो बनेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग होमवर्क नोट कर लो।